जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट। जिस तरह कल हमने देखा था परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट, तो परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट बेसिकली एक मोड है डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट का, जिसको कल हमने डिटेल में पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट। तो आज हमने देखना है कि डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसका एक पहला वाइटल और आइडियल मोड जो था वो परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट था, जिसको हमने डिटेल में देख लिया जी। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है उसका? A contract is said to be discharged when contractual relations between the parties to a contract are terminated or comes to an end। ठीक है, आपके जो कंट्रेक्चुअल रिलेशंस हैं, आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, कम्स टू एन एंड हो जाते हैं, परफॉर्म हो जाते हैं, ये सारे का सारा आपका डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट कहलाता है। In other words, when the parties to a contract have either performed or freed from the task of performing their respective obligation as arising from the contract, वही बात कि परफॉर्म हो जाते हैं या उनको फ्रीड या उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है परफॉर्मेंस से, तो फिर वो भी आपका डिस्चार्ज कहलाता है। तो डिस्चार्ज क्या हो गया कि आपका डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट से मुराद ये है कि कंट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है या कम टू एन एंड हो गया है, उसकी जो भी रीजंस हैं उसके बैक एंड पे जो भी रीजंस हैं तो ये आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बात कर रहा था जी मैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया वो भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो गया वो भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कम्स टू एन एंड हो गया, कोई भी उसकी बैक एंड पे रीजंस हैं टर्मिनेशन की, कम टू एन एंड ख़त्म होने की। ठीक है, परफॉर्म एक आइडियल मोड है जिसका हमने पढ़ दिया था। इनमें से जो भी सूरत हाल होती है वो आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये एक चार्ट है, जिस चार्ट से आपको अंदाज़ा होगा कि परफॉर्मेंस सॉरी जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला मोड है वो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस जो है उसको हमने डिटेल में देख लिया कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी। फिर उसके बाद है कि आपका डिस्चार्ज जो है किसी एग्रीमेंट के थ्रू होता है। उस एग्रीमेंट में इनोवेशन है, रिसीजन है, अल्ट्रेशन है, रिमिशन है, वेवर है, इसको हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ लॉ है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में आपका डेथ आता है, इंसॉल्वेंसी, मटेरियल अल्ट्रेशन, सेम आइडेंटिटी, ये चीज़ें इन डिटेल में आगे ये आएंगी। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, सुपरवीनिंग इलीगैलिटी है, ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम है, ब्रीच है, एक्चुअल है या एंटिसिपेटरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे जाके वन बाई वन हम इनको देखेंगे, लेकिन इस चार्ट से आपको ओवरऑल अंदाज़ा हो गया कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, ये जो पहला जो है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हम पिछले लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपका डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और बाय कंसेंट है। उसमें ये चीज़ें हैं, ये 6: नोवेशन, रिसीजन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर और प्रोमिसरी रिफ्यूजल ऑब्लिक निगलेक्ट। इसको वन बाय वन हम देखते हैं। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, ये बात तो हमने जब एग्रीमेंट हमने पहला इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं किसी भी एग्रीमेंट से। कैन बी डिस्चार्ज विदाउट बीइंग परफॉर्म थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अनदर एग्रीमेंट। ठीक है, तो एक परफॉर्म किए बगैर, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बगैर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो सकता है विद न्यू एग्रीमेंट।
due to which the rights and obligation in the original agreement comes to an end. A contract can be discharged by mutual agreement in any of the following ways. ठीक है, तो जब आप किसी नए एग्रीमेंट, यही हमने पहले जो ये चार्ट है इसमें हमने देखा कि एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो एग्रीमेंट क्या है कि एक एग्रीमेंट के बाद एक नए एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं, और पिछले वाला जो आपका एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो है वो खत्म हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब किसी एग्रीमेंट, किसी नए एग्रीमेंट के तहत ओके, अच्छा तो एक नए एग्रीमेंट के थ्रू पुराने वाला एग्रीमेंट जो है टर्मिनेट हो जाता है, और आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये आपकी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एग्रीमेंट है। ठीक है, तो इसके मोड जो है हमने पीछे जैसे देखे थे, वन बाय वन इसको देखते हैं। नोवेशन, नोवेशन का मतलब होता है नया। नोवेशन मीन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ओल्ड वन। एक नए एग्रीमेंट वो पुराने की जगह पे आ जाता है। द न्यू एग्रीमेंट एक्सटिंग्विश द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दैट वर इन इफेक्ट अंडर द ओल्ड एग्रीमेंट। पुराने एग्रीमेंट के तहत जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थे वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और नए एग्रीमेंट के तहत राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट होते हैं। अच्छा, जिन लोगों का कुछ कमर्शियल और बिजनेस या बैंकिंग के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नो हाउ है, तो ये एग्रीमेंट जो है ये आपके लिए शायद ये लफ्ज़ अभी तो नए हों यहाँ पे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर्स में, तो उनको ये सारी टर्मिनोलॉजी उनको जो है पता है कि इनोवेशन एग्रीमेंट क्या होता है। Sorry. A novation ordinarily arises when a new individual assumes an obligation to pay that was incurred by the original party to the contract. ठीक है, तो एक पार्टी जिसकी ऑब्लिगेशन थी पहले एग्रीमेंट में, एक नया आदमी जो है वो उसकी ऑब्लिगेशन को अज्यूम करता है, टेक ओवर करता है, तो फिर वो नया एग्रीमेंट होता है, नोवेशन होती है। In the case of novation, the original debtor is totally released from the obligation which is transferred to someone else. ठीक है, तो पुराने वाला जो डेटर है वो अपनी लाइबिलिटी से, अपनी ऑब्लिगेशन से फुली जो है डिसॉल्व हो जाता है, फुली जो है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, रिलीज हो जाता है, और उसकी जगह पे कुछ नया जो है उसके उधार को या उसके डेट को टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन the nature of the transaction is dependent upon the agreement between the parties. A novation also takes place when the original parties continue their obligation to one another, but a new agreement is substituted for the old one. ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है सेक्शन 62 में। तो पुराने वाला भी किसी हद तक जारी है, लेकिन नए वाले के तहत कुछ ट्रांसफर भी हो गया। अच्छा, ये जनाब एग्जांपल्स हैं नोवेशन की। ए ओज मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने उधार देना है बी का एक एग्रीमेंट के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। इट इज एग्रीड बिटवीन ए, बी एंड सी दैट बी शैल नाउ एक्सेप्ट सी एज हिज डेटर। बेसिकली उसका डेटर कौन था? बी था, लेकिन अभी म्यूचुअल कंसेंट से क्या हुआ कि सी जो है वो बी की जगह पे डेटर होगा, सॉरी इंस्टेड ऑफ ए, सी एज हिज डेटर इंस्टेड ऑफ ए। ए ने पैसे देने थे बी के, तो बी, ए, बी और सी के दरमियान एग्री हुआ कि अभी बी को जो है वो ए की जगह पे सी देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनोवेशन है। द ओल्ड डेट ऑफ ए टू बी नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड अ न्यू डेट फ्रॉम सी टू बी हैज बीन कंट्रैक्टेड। तो एक नया कंट्रैक्ट हो गया, एक नया एग्रीमेंट हो गया है, तो पुराने वाला खत्म हो गया। ए ओज बी ₹10,000. ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी एंड गिव्स बी अ मॉर्टगेज ऑफ हिज A's estate for ₹5,000 in place of debt of ₹10,000. This is a new contract and extinguish the old. ठीक है जी, तो इसमें भी पुराना एग्रीमेंट जो है वो आपका खत्म हो रहा है और नया वाला क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है नया करना, नया होना, नोवेशन। और फिर रिसीजन। रिसीजन का मतलब होता है कैंसिलेशन।
अच्छा, rescission is the cancellation of a contract by mutual agreement of the party। ये पार्टीज जो हैं वो किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत कैंसिल कर देती हैं पुराने एग्रीमेंट को rescission कहते हैं। A promises B to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November at his godown, and B promises to pay for goods on 1st December। 1st नवंबर को चीज़ें डिलीवर होनी थी और 1st दिसंबर को उनकी पेमेंट होनी थी। ये A और B के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। A does not supply the goods। A चीज़ें देता ही नहीं 1st नवंबर को। B may resign the contract। अगर A जो है पहली नवंबर को चीजें डिलीवर ही नहीं करता तो इट मींस कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा। तो ए जो है बी जो है वो उसको कैंसिलेशन का जो है वो लेटर भेज देता है कि आपने चूंकि चीजें 1st नवंबर को नहीं दी तो इसलिए 1st दिसंबर को मैंने पेमेंट भी नहीं देनी, तो हमारा एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल हो गया, वो डिसीजन हो गया। तो ये बेसिकली कैंसिलेशन है। उसके बाद है अल्ट्रेशन। अगर आप पहले वाले एग्रीमेंट के अंदर, पुराने एग्रीमेंट के अंदर कोई आप अल्ट्रेशन कर देते हैं तो और वो अल्ट्रेशन जो है वो मटेरियल है तो फिर वो आपका वो एग्रीमेंट भी खत्म होता है और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। अल्ट्रेशन मीन्स अ वेरिएशन made in the language or terms of a contract with mutual agreement. When this occurs, the original contract is discharged and a new contract is created. The parties in the alteration remain same. अल्ट्रेशन के अंदर पार्टीज सेम ही होती हैं। एक्स पिछले जैसे आपने देखा था तो उसमें पार्टीज भी चेंज हो रही हैं, जैसे नोवेशन और रिसीजन के अंदर आपने देखा कि वहाँ पार्टीज भी चेंज हो। अल्ट्रेशन के अंदर पार्टीज चेंज नहीं हो रही, नया एग्रीमेंट बन रहा है, पार्टीज वही है। X promised to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November and Y promises to pay for goods on 1st December. Afterward, X and Y mutually decide that the goods shall be delivered in 5 equal installments as these go down. Here, original contract has been discharged and a new contract has come into effect. ठीक है जी, पार्टीज वही हैं, ठीक है, पार्टीज वही हैं, लेकिन उसका जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो चेंज हो गया है। पहले 1st दिसंबर को लमसम चीजें डिलीवर होनी थी, अभी को 5 इंस्टॉलमेंट की बात हो गई है, तो नया एग्रीमेंट हो गया, पुराने वाला कैंसिल हो गया है। दिस इज बेसिकली जो है वो अल्ट्रेशन की वजह से पुराने वाला एग्रीमेंट खत्म और नया वाला जो है वो वजूद में आ गया। रिमिशन, रिमिशन का मतलब होता है कम करना, कुछ कम करना। रिमिशन मीन्स एक्सेप्टिंग अ लेस अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट एग्रीड। तो जो पहले अमाउंट कोई एग्री हुई थी उसको कम करना, उसको कम कम करके उसके कंसेंट देना, उसको एक्सेप्ट करना, ये आपकी रिमिशन कहलाती है। तो जब रिमिशन होती है तो फिर भी आपका जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, नया वाला उसकी जगह पे आ जाता है। ए प्रॉमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, B afterwards request A not to do so. A if agreed is no longer bound to perform the promise। ठीक है जी। उसके बाद है जी A owes B ₹5,000, C pays to B ₹1,000 and B accept them in satisfaction of his claim on A. This payment is the discharge of the whole claim। 5,000 देना था, 1,000 मिल गया, उसने कहा बस यही काफ़ी है, ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। ये रिमिशन की सूरत में ख़त्म हुआ कि जब आप किसी को लेस कर देते हैं, किसी को कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, तो फिर आपका जो है वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वेवर, वेवर बेसिकली जो है यूनिलैटरल एक्ट है, यकतरफा एक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने रिमिशन में देखा, आप कहेंगे यहाँ भी वेवर है, लेकिन यहाँ दो तरफा एक्ट है। यहाँ पे जो है वेवर में यूनिलैटरल एक्ट है। यूनिलैटरल एक्ट ऑफ वन पर्सन दैट रिजल्ट इन द सरेंडर ऑफ अ लीगल राइट। जब एक आदमी जिसका लीगल राइट है उस राइट को वेव करता है, उसको सरेंडर करता है, तो ये यूनिलैटरल एक्ट है और वेवर कहलाता है। Thus, it amounts to releasing a person of certain legal obligation under contract। एक आदमी की लीगल ऑब्लिगेशन थी, ठीक है, उसने अपनी उसकी लीगल ऑब्लिगेशन जो है एक आदमी को आपने रिलीज कर दिया उसकी लीगल ऑब्लिगेशन से, और अपना जो आपका लीगल राइट था उसको आपने वेव कर दिया। दिस इज कॉल्ड वेवर। If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance cost। तो जब आपने
प्रॉमिसी जिसके साथ वादा किया गया है वो उसकी कोई नेग्लिजेंस है या वो रिफ्यूज कर देता है कि प्रॉमिसर जो है अपने पार्ट को परफॉर्म कर सके, तो फिर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance cost, क्योंकि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी या परफॉर्मेंस देना ये प्रॉमिसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके बाद जनाब पहला मोड जो था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो परफॉर्मेंस थी, दूसरा मोड जो था वो एग्रीमेंट था, और तीसरा मोड जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है कि रूटीन से हट के जब कोई लॉ जो है ऑपरेट हो जाता है, चीज़ें किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ से चलना शुरू हो जाती हैं, तो वो जो है आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ कहलाता है। तो इसमें डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, इसको वन बाय वन देख देते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ में पहली चीज डेथ है। ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द पर्सनल स्किल और एबिलिटी इज डिस्चार्ज। ये बात जो है हमने पढ़ी थी कि पर्सनल जो नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो उस आदमी की डेथ के साथ डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो आगे ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स द राइट एंड एबिलिटीज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन पास ऑन टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल नेचर से हट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आगे उसको ट्रांसफर होता है। ये एक एग्जांपल है जिसमें एक आर्टिस्ट जो है वो एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये आगे जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर नहीं होगा, ये वहां पे खत्म हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी दिवालिया। व्हेन अ पर्सन, इंसॉल्वेंसी होती क्या है कि व्हेन अ पर्सन डेड्स, उसके उधार जो है एक्सीड्स हिज एसेट, उसकी पूरी जो एस्टेट है, उसके जो एसेट्स हैं, उसकी लायबिलिटी उससे बढ़ जाती हैं, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। ही इज एडजज्ड insolvent and his property stand vested in official receiver or official assignee। तो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से एक ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है जो उसकी एसेट एंड लायबिलिटीज को लुक आफ्टर करता है और फाइनली उनको डिस्पोज ऑफ करता है। हाँ, सच पर्सन कैन नॉट, इंसॉल्वेंट आदमी जो है ना, जिस रेड में काम लिखे हैं ये वाले काम नहीं कर सकता इंसॉल्वेंट आदमी। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्पिटेंसी में पढ़ा था कि ना इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ये आपने ही पढ़ा होगा। तो उसके अंदर ये है कि एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी। तो ये जो इंसॉल्वेंट आदमी है वो अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर नहीं हो सकता। सू ना ये सू कर सकता है, सूट ना इसको सू किया जा सकता है। ये इंसॉल्वेंट आदमी का, इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि वो जिंदा है लेकिन मर गया है, इसका सादा अल्फाज में ये बात। Therefore, on declaration of a person as an insolvent person is discharged from his liabilities incurred prior to, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है इंसॉल्वेंसी की, ये आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद मटेरियल अल्टरेशन है। मटेरियल अल्टरेशन क्या है कि आप किसी जो है ना वो एग्रीमेंट के अंदर अल्टरेशन ऐसी करते हैं जो मटेरियल नेचर की है, जिससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात छोटी छोटी जो अल्टरेशन होती हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, लीगल आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उससे आप चेंज कर देते हैं। करेक्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है। राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाती है। अगर इस नेचर की कोई अल्टरेशन है तो वो मटेरियल अल्टरेशन कहलाती है, और मटेरियल अल्टरेशन से भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाती है। एक एग्जांपल है, ये प्रोविजनरी नोट था 50,000 का, तो अगस्त 16 2013 को बी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट द सेम इन द फेवर ऑफ सी आफ्टर अल्टरिंग द डेट फ्रॉम अगस्त 16 टू अगस्त 23। तो उसने 16 के बजाय उसकी डेट 23 कर दी है, तो ये एक मटेरियल अल्टरेशन है। ठीक है जी, डेट की अल्टरेशन, अमाउंट की अल्टरेशन, प्लेस की अल्टरेशन, दीज आर ऑल द मटेरियल अल्टरेशन। Here the change of date is a material alteration and has discharged A from the instrument because it was made without his consent। ठीक है, तो उसकी consent के बगैर हुआ था, उसने तो 16 डेट पे consent दी थी, तो अगर आपने 23 किया है तो ये। अच्छा, when the promisor becomes the promisee, the other parties are discharged। Negotiation back in case of negotiable instrument, creditor to himself become। अच्छा, इसमें सेम आइडेंटिटी के मैं सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि एक आदमी जो है ना, एक आदमी ने किसी के लिए कुछ चेक काटा है, मतलब चेक उसको अमाउंट देनी है, वो आगे जिस तरह ये प्रोमिसरी नोट के अंदर जो है पार्टीज चेंज होती हैं, पार्टीज चेंज होते होते एंड पे जो पार्टी है उसने इसने लेने भी हैं और इसने देने भी हैं, तो आपकी सेम आइडेंटिटी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में भी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा इसको आप गो थ्रू कीजिएगा, आपको समझ आएगी इसकी।
उसके बाद है जी डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के जब परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, तो फिर भी आपका कंट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बाद में आने वाली कोई इम्पॉसिबिलिटी हो। ग्राउंड्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है? नॉट एन एक्सक्यूज, सुपरवीनिंग इलीगैलिटी हो गई है, बाद में वो चीज़ इलीगल हो गई है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे कंट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये जो है ना सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इलीगैलिटी का मतलब ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये चीज़ें जो थी बिल्कुल ठीक थी, लीगल था, उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस थी, तो बाद में जाके जो है वो जो है उसकी वो पॉसिबल नहीं रहा और वो इलीगल हो गया। ठीक है जी, ये इफेक्ट ऑफ सुपरवीनिंग पॉसिबिलिटीज हैं, इसको आपने देखना है। ग्राउंड्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है कि बाद में उसको पॉसिबल नहीं रहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर था वही खत्म हो गया है। डेथ आर पर्सनल इनकैपेसिटी के वो जो अगर पर्सनल नेचर का है तो वो उसकी डेथ हो गई है। डिक्लेरेशन ऑफ वार हो गया है। पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीज टू एग्जिस्ट, और अगर कुछ खास चीज़ें होनी थी तो वो सीज हो गई हैं, वो नहीं है उस वक्त। तो ये सारी जो है आपके वो ग्राउंड्स हैं जिससे वो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं रही। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है कि वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। ये एक डेथ और पर्सनल कैपेसिटी, एक आदमी ने साइन किया था, एग्री टू सिंग ऑन, एक आदमी ने गाना गाना था किसी खास दिन, जो उससे पहले वो बीमार हुआ और वो परफॉर्म नहीं कर सका, तो ये उसकी पर्सनल इनकैपेसिटी हो गई। तो ऐसी सूरत में भी डिस्चार्ज हो जाता है कंट्रैक्ट। डिक्लेरेशन ऑफ वार की बात कर ली हमने, कुछ खास चीज़ थी जिसकी जो है वो सीज वो एग्जिस्ट नहीं कर रही उस टाइम पे, ठीक है। तो वो जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि एक शादी होनी थी, तो ये जो है वो उससे पहले पागल हो गया है, तो ये जो है ये एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी कंट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस है, कंपर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, स्ट्राइक्स, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस है, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर होती हैं, ठीक है ना। कि जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ धरने होते हैं, लॉक स्ट्राइक्स होती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को बिजनेस के अंदर चेंज आई है, बिजनेस लॉ के अंदर कुछ चेंज आई है, तो ये भी एक उसकी चीज़ है। या उसके जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का कोई इशू हो गया है, चीज़ों की कीमत बढ़ गई है, कम हो गई है, ये उसमें इशू हो सकता है। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कहीं आपने तीसरी पार्टी से कोई चीज़ बनवानी थी, उसने डिफॉल्ट कर दिया है, ऐसी सूरत में। अच्छा, ये चीज़ें, ये जो अभी मैंने ये रेड से आगे पढ़ना शुरू किया, ये आपको क्लियर हुआ?